नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने सम्मान और सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटे से वीडियो में आज हम बात करेंगे अपने देश के उन बहुजन नायकों की जो ताउम्र देश की तरक्की के लिए कार्य करते रहे और समाज की उन कौमों को मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करते रहे जो सदियों से पददलित, शोषित और पीड़ित रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मान्यवर कांशीराम जी की। भारतीय राजनीति में एक कालजयी स्तंभ के रूप में स्थापित कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब में हुआ था। कांशीराम जी रामदसिया चमार जाति के थे, जो कि एससी वर्ग में आती है। कांशीराम जी ने भारतीय समाज में दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वंचित वर्गों के लिए कई आंदोलनों के बाद 1984 में आपने अपने साथियों सहित बहुजन समाज पार्टी नाम के एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना था। समानता, समता और न्याय का पथ मजबूत करने वाले कांशीराम जी ने समाज के निचले वर्ग को राजनीति की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। गहराई से अगर देखा जाए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उस सपने को ज़मीन पर लाने का काम कांशीराम जी ने किया, जो उन्होंने हमें संविधान सौंप कर किया था। भारत का संविधान देते समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, यदि ये संविधान अच्छे हाथों में है तो ये विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। यदि ये गलत लोगों के हाथों में पहुंच गया, फिर ये कागज़ का एक पुलिंदा भर है। माननीय कांशीराम जी ने उसी सपने को साकार करने के लिए भारत के संविधान को चलाने वाले कैसे लोग हों, किस प्रकार के लोगों के हाथ में देश की शासन सत्ता हो, इसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। और कांशीराम जी ने अधिकार दिलाने के लिए दलित, पिछड़ों और वंचितों को एक साथ लाने का प्रयास किया। कांशीराम जी का प्रसिद्ध कथन था कि बहुजन समाज की सत्ता की असली पहचान तभी होगी जब हम अपनी पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। देखा जाए तो कांशीराम जी ने सिर्फ पिछड़ों, दलितों के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि समाज के उन वर्गों को भी अपने साथ लिया जो निचले पायदान पर थे और सत्ता में जिनके लिए कोई स्थान नहीं था। अब हम दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं भीकाजी कामा जी की। भीकाजी कामा जी का जन्म 24 सितंबर 1861 को गुजरात में हुआ था। आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांतिकारी महिला नेता और समाज सुधारक थीं। वे भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिसे तिरंगा कहा जाता है। भीकाजी का जीवन भारत की स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के लिए समर्पित रहा। आपने खुलकर महिला हितों की लड़ाई में भाग लिया और आपने वो लड़ाइयाँ लड़ी। भारत का पहला तिरंगा ध्वज 1907 में जर्मनी में आयोजित सोशलिस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में फहराया गया। इस ध्वज में संतरी, हरा और लाल रंग शामिल था और बीच में आधिकारिक चक्र भी था। ये ध्वज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में कामाजी का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि इसमें समय समय पर कुछ परिवर्तन भी हुए और जो चक्र था उसको प्रमुखता से लाया गया। कामाजी ने अपने जीवन में कई साल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में व्यतीत किए। कामाजी कई आंदोलनों में सक्रिय रहीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता भी थीं। कामाजी ने विदेश में भी भारतीय लोगों को एकजुट रखने के लिए कई कार्यक्रम चलाए, कई आंदोलन चलाए और उनके अथक प्रयासों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिली। कामाजी का प्रसिद्ध कथन था, भारत की स्वतंत्रता के बिना समाज का हर वर्ग, खासकर महिलाओं का उत्थान संभव नहीं है। भारत की स्वतंत्रता और महिलाओं को हक दिलाने वाली
कामाजी पारसी धर्म से ताल्लुक़ रखती थीं और भारत की नारियों में उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं देश में पाखंडवाद का अंत करने वाले ललाई सिंह यादव का। ललाई सिंह यादव का जन्म 1937 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में इन्होंने अपने नाम से यादव जाति का हटा दिया था, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब उन्हें हम याद करते हैं तो उनका पूरा नाम ललाई सिंह यादव लेना एक मजबूरी होती है। आप एक प्रमुख दलित साहित्यकार और समाज सुधारक थे। ललाई सिंह जी ने अपने लेखन और विचारों के माध्यम से दलितों और शोषित वर्ग के अधिकारों की वकालत की थी। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि और लेखक के रूप में उन्होंने दलितों के संघर्ष, उनके शोषण और समाज में उनके साथ जो असमानता का व्यवहार होता है, इस पर गहराई से प्रकाश डाला। सिपाही की तबाही, सच्ची रामायण, शंभूक वध आदि ललाई सिंह की ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें पढ़कर आज हमें लगता है कि यदि ललाई सिंह न होते तो ये समाज कितने पीछे होता। मूल रूप से ललाई सिंह यादव एक सैनिक थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि सेना में सैनिक ही अपने साथ में कितना भेदभाव रखते हैं, तो वहीं से इन्होंने जातवाद और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठान ली। ललाई सिंह यादव कहा करते थे कि जातवाद के खिलाफ संघर्ष करना ही असली मानवता है, और जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक हम समान नहीं हो जाते, जब तक हम साथ नहीं आते तब तक हम एक समान नहीं हो पाएंगे। ललाई सिंह यादव सेना में सिपाही थे, लेकिन सेना में ही जब उन्होंने देखा कि खुद सैनिकों के बीच में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो उनके मन को इस बात ने झकझोर कर रख दिया। वहीं से आपने भारतीय समाज की सच्चाई समझी और भारतीय लोगों को सच्चाई सामने लाने का भी काम किया। सिपाही की तबाही इनकी एक ऐसी कहानी है जो असलियत में ये बताती है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, आखिर उच्च डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी उस असमानता की खाई को नहीं पाट पाते हैं जो ब्राह्मणवाद ने हमारे समाज में खोद के रखती है। ये संघर्ष हालांकि ललाई सिंह यादव को बहुत महंगा पड़ा। अपनी नौकरी और अपनी पैतृक ज़मीन को भी इन्होंने हाथ से जाने दिया, क्योंकि इनके विचारों को जब लोग सुनते थे तो सरकारी कर्मचारी के रूप में इन पर तरह तरह के आरोप लगे। मजबूरन इन्होंने नौकरी छोड़ दी, और जब सच्ची रामायण का प्रकाशन इन्होंने किया तब इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते इन्होंने अपना काफ़ी पैसा, समय और स्वास्थ्य मिटा दिया, लेकिन ये सफल हुए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सच्ची रामायण में वर्णित कहानी बिल्कुल सही है और इसको रोका नहीं जा सकता है। अपनी प्रेस के द्वारा लोगों तक अपने विचार फैलाने के कारण इनकी महंगी ज़मीन सस्ते में बिक गई और ये आजीवन प्रेस को चलाते रहे। उस प्रेस का काम था भारत से ब्राह्मणवाद, जातिवाद, असमानता को दूर करने के लिए उन पुस्तकों का प्रकाशन कराना जो कि देश का मीडिया और देश के साहित्यकार नहीं कर रहे थे। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं चौधरी छोटू राम जी की, जिन्हें सर छोटू राम के नाम से भी जाना जाता है। छोटू राम का जन्म 1881 को हरियाणा में हुआ था। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है कि इनके नाम का टाइटल चौधरी था, तो ये हरियाणा के जाट समुदाय से आते थे और जाट को ओबीसी में गिना जाता है। छोटू राम भारतीय राजनीति के एक महान नेता, सामाजिक सुधारक और किसान नेता थे। आप जीवन भर किसानों की भलाई और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए आपको किसानों का मसीहा कहा जाता है। छोटू राम का संघर्ष विशेष रूप से किसानों के अधिकारों के लिए था, सामाजिक असमानताओं और जातवाद के खिलाफ था। आपने जीवन भर किसानों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास किया।
आपने भूमि सुधार के लिए कई कानून लागू करवाए और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपने कई उपायों की वकालत की। छोटू राम जी ने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में कई बार कई पहल की। छोटू राम सर का मानना था कि किसान के पास शिक्षा और भूमि दोनों उच्च कोटि की होनी चाहिए, क्योंकि किसान अपनी भूमि से पेट भरता है, अन्य लोगों का शिक्षा से वो अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी छोटू राम सर ने कई आंदोलन चलाए और कई सुधार पेश किए। कई सुधारवादी योजनाएं को मानने के लिए इन्होंने सरकारों को मजबूर किया। इस प्रकार से छोटू राम जी हम सब भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और इनका कथन था कि किसान केवल ज़मीन का मालिक भर नहीं है, वो समाज का सच्चा निर्माता भी है। छोटू राम की जाति ओबीसी थी, लेकिन इन्होंने जब अपना कार्य किया तो इन्होंने समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया। सशक्त नमन है किसानों के उस सच्चे मसीहा को। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर आते हैं बीपी मंडल साहब। बीपी साहब का जन्म 25 अगस्त 1918 को वाराणसी में हुआ था और कहा जाता है इनका परिवार बहुत अमीर था। हालांकि ये ओबीसी की यादव जाति से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कहा जाता था इनका घराना एक जमींदार घराना है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में जन्म लेने के बाद इन्होंने देश की राजनीति, बिहार, उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। मंडल एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजवादी नेता थे। वे भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय के समर्थकों में एक थे। इन्हें मंडल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, जिसने भारतीय समाज के अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण नीति की सिफारिश की थी। इनका योगदान भारतीय समाज में सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय लाने के लिए बहुत ही रहा था। बीपी मंडल भारतीय राजनीति में अपने योगदान के लिए सबसे ज़्यादा मंडल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1979 में भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक आयोग का गठन किया। पिछड़ों की राजनीति में सक्रिय भूमिका लेने के कारण बीपी मंडल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए इस आयोग को मंडल आयोग का नाम दिया गया। इस आयोग की सिफारिश पर ही पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्राप्त हुआ, जो कि पहले 1977 से पहले मात्र 15% था। हालांकि मंडल आयोग की बहुत सी सिफारिशें आज भी लागू नहीं हो पाई हैं, क्योंकि सत्ता में आज भी पिछड़ों का वर्चस्व नहीं है। पिछड़े नाम मात्र के अगुवाई कर रहे हैं। शेष कमान किसके हाथ में है, ये आप सभी जानते ही हैं। आपने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की राजनीति में दखल दिया और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में आप एक सितारे की तरह चमकते रहे। आपका प्रसिद्ध कथन था, सामाजिक न्याय का असली मतलब है समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार मिलना चाहिए। मंडल आयोग के इस मसीहा को सशक्त नमन, और उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि यदि व्यक्ति ठान ले तो वो जहाँ रहता है वहाँ से ऊपर उठकर देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं देश के महान लोगों के महानतम डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी की। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में हुआ था। आप भारतीय समाज के महान नेता, संविधान निर्माता, कानून के जानकार और सामाजिक सुधारक थे। आप भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। मज़े की बात तो यह है कि जिस बच्चे को क्लास में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, वही शिक्षा और अपने संघर्ष के बूते भारत का पहला कानून मंत्री बन जाता है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जीवन भर दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे और इनका जीवन संघर्षों का प्रतीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कोई भी शब्द बोलना उस महान हस्ती के बारे में कुछ कहने से पहले लाख बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय समाज में जो व्याप्त जातिवाद था, छुआछूत और सामाजिक असमानता था, उसके खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर ने हर स्तर पर अपनी लेखनी से, अपने विचारों से, अपनी राजनीति से और अंत में अपने संविधान से उस लड़ाई को लड़ा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक सुधारों की एक बहुत लंबी सूची है। इसी कड़ी में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया और आखिर इन्हें संविधान निर्माता माना जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज में समानता और न्याय, स्वतंत्रता के सिद्धांतों को हमेशा के लिए भारत की राजनीति में, भारत के जनमानस में लागू कर दिया। उनका संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय की बात करता है, चाहे उस व्यक्ति की जाति और धर्म, लिंग कुछ क्यों ना हो। आपका संविधान दलितों, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, मजदूरों, अगड़ों पिछड़ों सभी के लिए एकमात्र एक ऐसा संविधान है जो उनके अधिकारों के लिए कवच का कार्य करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय के जनमानस में शामिल होने के लिए अपने को वैसा ही महसूस किया कि आखिर वो इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। हमेशा के लिए उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने जातिवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी और उस समय के फैले हुए अखंडवाद को नष्ट करने के लिए आपने हिंदू धर्म में अनेक सुधारों की वकालत की, किंतु उन्हें वांछित सफलता नहीं मिली। और जब वो समझ चुके थे कि हिंदू धर्म में सुधारों की बात करना एक बेईमानी है, आखिर इस धर्म के लोग नहीं सुधरेंगे, तो अपने लाखों अनुयायियों सहित आपने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रसिद्ध वाक्य था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वो कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 7वें नंबर पर हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जुझारू व्यक्ति माता दीन भंगी की। हालांकि माता दीन के नाम के साथ जो सरनेम जुड़ा है, व्यवहारिक रूप से ये बहुत ही बुरा है और हमें किसी को भी भंगी कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन बहुजनों का आखिर इतिहास लिखा ही किसने है? शायद किसी बहुजन ने ही लिखा होगा। तो जो समय की परिस्थितियाँ थीं उनके हिसाब से इनका नाम माता दीन भंगी ही लिखा है, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। हालांकि मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि मैं किसी महान व्यक्ति को माता दीन भंगी के नाम से पुकारता हूँ। तो माता दीन भंगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले सेनानी थे और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको मूल रूप से यही इसकी पहल करने वाले थे और इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में माता दीन जो कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री थी उसमें काम करते थे और इनका जन्म 19वीं सदी में मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि इनके जन्म की तारीख को लेकर के मतभेद है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा पुख्ता सोर्स नहीं है जो बताया जा सके कि इनका जन्म किस सन में हुआ था, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि आखिर बहुजन नायकों का इतिहास लिखा ही किसने है। भारत के इतिहास का एक कड़वा सच है कि जिन लोगों ने देश के लिए सब कुछ किया, फांसी का फंदा चूमा, उनके नाम पर इतिहास में कुछ भी नहीं जानकारी है। ऐतिहासिक आख्यानों के आधार पर ये बताया जाता है कि जब ये उस कारतूस निर्माण फैक्ट्री में काम करते थे तो वहाँ पर जो अन्य कर्मचारी थे, जो वहाँ के सैनिक थे, तो उन्हीं सैनिकों में एक सैनिक का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे से एक दिन इनका विवाद हो जाता है इस बात को लेकर के कि एक पात्र रखा था, उसमें से इन्होंने पानी पिया था और उसके बाद में ये घटना मंगल पांडे ने देख ली थी, तो उन्होंने उस पात्र से पानी पीने के इनकार कर दिया था। इस पर माता दी ने तुरंत जवाब दिया कि मेरे छूने मात्र से ये पात्र अपवित्र हो गया, ये लोटा खराब हो गया, ये लोटा दूषित हो गया, फिर आप
जो मुंह से अपने कारतूस तोड़ते हैं उनमें तो गाय की चर्बी मिली होती है। समझा जाता है, कई जगह इसका उल्लेख मिलता है कि जो कारतूस बनते थे उस समय, वो राइफल में लगाने से पहले, राइफल को लोड करने से पहले उन्हें दांत से काट कर तोड़ा जाता था, तब वहाँ वो फायर के लायक हो पाते थे। जब माता दीन के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी सत्यता की थोड़ी बहुत जांच की गई, लेकिन पाया गया कि हाँ, उसमें कुछ होता था। वो चर्बी होती या नहीं होती थी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात हवा में फैल गई कि कारतूस में गाय की चर्बी होती है। फिर इसी बात को किसी प्रकार से और बढ़ावा मिला कि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी होती है। फिर ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म के खिलाफ था, अर्थात जो मान्यताएं थी वो कहती थी कि हम मांस को, गोश्त को, चर्बी को अपने होठों से नहीं लगा सकते हैं। तो ये विद्रोह का कारण बना। भारतीय सेना में, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो सैनिक थे उन्होंने वहाँ से बहिष्कार शुरू किया और वहीं से जन्म होता है 1857 के विद्रोह का। अब माता दीन ने जो आग लगाई थी वो चिंगारी भयंकर आंदोलनों में बदल गई और फिर माता दीन केवल इतने भर को याद नहीं किए जाते हैं। माता दीन एक समाज सुधारक भी थे, धार्मिक विचारक भी थे। विशेष रूप से इन्होंने जो हिंदू धर्म में पाखंडवाद था उसका विरोध भी किया और जातिवाद के खिलाफ भी इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। माता दीन ने अपने जीवन में फिर बाल विवाह और स्त्री उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और इसलिए माता दीन सिर्फ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी न होकर के एक जन नायक थे कि उन्होंने उस समय समाज में व्याप्त जो विरोध था, जो समस्याएं थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। माता दीन कहा करते थे, अगर आप समाज में समानता और समरसता चाहते हैं तो जातिवाद को समाप्त करना होगा। माता दीन को दिए हुए, गए हुए, यहाँ से गुजरे हुए कितने वर्षें हो गई हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज उस लायक नहीं हो पाया है कि हम जातिवाद को ख़त्म कर पाए हों। साथियों, ये थी हमारी थोड़ी सी जानकारी जो विभिन्न स्रोतों से मैंने ली थी कि आखिर दलित नायक जो हैं उन्होंने समाज को क्या दिया है और समाज में उनका क्या योगदान रहा है। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि बहुजन इतिहास जो कि अभी तक दबा रहा है उस कम से कम कुछ मेरे प्रयास से, कुछ आपके प्रयास से, कुछ समाज के सामूहिक प्रयास से सामने आए और हम जाने अपने पुरखों को, हम जाने अपने नायकों को और उनको हमारी ये सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। साथियों, आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नायक, जय बहुजन नायक।